अब हम कुछ टर्म्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेरियंस जो पार्टिकल होते हैं वो आपके क्वार्क 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 से बने होते हैं, और जो एंटी बैरियन पार्टिकल होते हैं एंटी बैरियन वो आपके एंटी क्वार्क एंटी क्वार्क एंटी क्वार्क से बने होते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि बेरियन में क्वार्क क्वार्क एंटी क्वार्क क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली ये सब इम्पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं होता कि दो एंटी क्वार्क हो एक क्वार्क हो, इस तरह ये सारे इम्पॉसिबिलिटी है। तो बेरियन अगर होगा तो सिर्फ क्वार्क 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 होगा, और एंटी बेरियन होगा तो एंटी क्वार्क एंटी क्वार्क एंटी क्वार्क होगा। ठीक है। अब हमारे पास एक और है क्लासिफिकेशन जो है मेसॉन। मेसॉन हमेशा क्वार्क और एंटी क्वार्क में बनता है। ओके। और एंटी मेसॉन में कुछ नहीं है, जो आपके पास क्वार्क एंटी क्वार्क का मेसॉन है उसको आप बार लगा दीजिए। तो जब आप इसमें बार लगा देंगे तो क्वार्क एंटी क्वार्क में बदल जाएगा और एंटी क्वार्क क्वार्क में बदल जाएगा। तो एंटी मेसॉन एंटी क्वार्क और क्वार्क से बनता है। ओके, ये दो कंस्टिट्यूएंट हो गए हैं आपके पास। अब हम ये बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे जो आपका एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है बेरियन नंबर। बेरियन नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी बेरियंस हैं ना, हम जितने भी बेरियंस पार्टिकल हैं हम उन्हें नंबर देते हैं +1, और जितने भी एंटी बेरियन पार्टिकल है उन्हें हम नंबर देते हैं -1, और जितने भी अदर पार्टिकल्स हैं जो ना कि बेरियन है जो ना ही एंटी बेरियन है उन्हें हम नंबर देते हैं 0। ठीक है। तो बेरियन को हमने +1 क्यों दिया, क्वेश्चन ये है। तो हमने क्या किया, क्वार्क को एक बेरियन नंबर असाइन किया जो है 1/3। ओके, हमने क्वार्क को क्या एक नंबर असाइन किया जो है 1/3। अब आप देखोगे कि बेरियन का कंस्टिट्यूएंट क्या है, क्यू क्यू क्यू। तो जब आप 1/3 1/3 1/3 तीनों ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1। और एंटी बेरियन का कंस्टिट्यूएंट क्या है, क्यू डैश क्यू डैश क्यू डैश। तो जब आप -1/3 -1/3 -1/3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा -1। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके अलावा जो पार्टिकल बनता है वो दो पार्टिकल से बनता है, और वो दो पार्टिकल क्या है, क्वार्क और एंटी क्वार्क। ठीक है, ये भी क्वार्क और एंटी क्वार्क ही है। तो क्वार्क का आपका +1/3 बेरियन नंबर हो गया और एंटी क्वार्क का -1/3, तो ये 0 हो गया। इसीलिए हम लोग कभी भी मेसॉन नंबर नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेसॉन नंबर के केस में क्वार्क और एंटी क्वार्क है, तो जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है उसे ये 0 कर देता है। तो बेरियन और एंटी बेरियन नंबर 1 और -1 ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेप्टॉन नंबर पे। तो लेप्टॉन नंबर एक रफ लैंग्वेज है। लेप्टॉन नंबर जैसा एक्चुअली में कुछ है नहीं। लेप्टॉन में हमने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का, फिर टावोन हो गया, टावोन का न्यूट्रिनो, फिर म्यूऑन हो गया, म्यूऑन का न्यूट्रिनो। ठीक है। तो लेप्टॉन नंबर हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन टावोन है उनको +1 दे दो, इसको -1 दे दो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। लेप्टॉन नंबर में 3 डिफरेंट नंबर्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है, दूसरा होता है टावोन नंबर, और तीसरा होता है म्यूऑन नंबर। ये 3 नंबर होते हैं, और ये 3 नंबर सेपरेट होते हैं। तो लेप्टॉन नंबर क्या है जी, लेप्टॉन नंबर एक्चुअली में कुछ नहीं है। आप लेप्टॉन नंबर दोबारा मत बोलिएगा, नहीं तो आप एक एग्ज़ाम में भी हो सकता है आंसर गलत बना के आओ। तो 3 नंबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर, टावोन नंबर और म्यूऑन नंबर। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो होगा तो इनका जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वो +1 होता है, और जब इन दोनों का एंटी पार्टिकल होगा तो उनका इलेक्ट्रॉन नंबर -1 होगा। ओके। और जब टावोन होगा तो इनका टावोन नंबर +1 होगा, और जब इनका एंटी पार्टिकल होगा तो इसका टावोन नंबर -1 होगा। उसी तरह से आपका म्यूऑन नंबर इनका +1 होगा, और जब इनका एंटी पार्टिकल होगा तो वो -1 होगा। ठीक है। और अगर आप टावोन में इलेक्ट्रॉन नंबर देखोगे तो वो 0 हो जाएगा,
और अगर आप इलेक्ट्रॉन में टावन या म्यून नंबर देखोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि बस ये सेट जो है, ये जो 3 सेट है आपको ये बिल्कुल याद रखना है। ओके, ये किस तरह से, और इसके अलावा किसी और में ये नंबर जाता भी नहीं है। ओके, तो ये सिर्फ 3 ही सेट बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा नंबर है, जो स्टेट है, जो मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है स्पिन। ओके, स्पिन जरूरी है। 2s + 1 = m। m को हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी का बेसिकली मतलब होता है नंबर ऑफ वेराइटी, कितने नंबर ऑफ वेराइटी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें वेराइटी कितने हो गए, 2 वेराइटी हो गए, यानी मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप यहाँ पर पुट करिए 2s + 1 = 2, 2s = 1, s = हाफ। स्पिन क्या आ गया आपका, हाफ आ गया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का स्पिन क्या हो गया, हाफ। अब हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसे कि पायोन ही हो गया। पायोन 3 होते हैं, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस। तो इनका मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया, वेराइटी 3 हो गया। उसको यहाँ पे पुट करिए 2s + 1 = 3। ओके, तो 2s = 2, स्पिन क्या हो गया इनका, 1 हो गया। ओके, सिमिलरली आप बाकी सबका भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप स्पिन निकाल सकते हो मल्टीप्लिसिटी देख के, ठीक है। और इसमें रिमेंबर यही रखना था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक तरह के पार्टिकल होते हैं, एक तरह के इन द सेंस उनका कंस्टिट्यूएंट अप डाउन क्वार्क होता है, और वो सिर्फ न्यूक्लियस में रहते हैं, इसीलिए हम उनको एक तरह का कह सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है पैरिटी। पैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं जैसे जैसे लिखते जाऊंगा वैसे वैसे इसको समझने की कोशिश करिएगा। x टेंड्स टू -x, या फिर y टेंड्स टू -1, या फिर z टेंड्स टू -z, या फिर आप कह सकते हो r टेंड्स टू -r। ये 4 कंडीशन है बेसिकली। जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं किसी भी पॉइंट का, जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट एक्सचेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, निगेटिव साइन लग जाता है उस पर, ठीक है। अब जब वेव फंक्शन होता है तो अगर हमने रिफ्लेक्शन कर दिया पार्टिकल का, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो -r हो जाएगा। तो इसके कोफिशिएंट में +-1 होता है हमेशा, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या हो गया इसका, +-1। ये +-1 को हम आइजन वैल्यू भी करते हैं ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर का हमेशा आइजन वैल्यू भी करते हैं। और जब ये वैल्यू +1 होता है तो ये होता है पॉजिटिव पैरिटी, और जब ये वैल्यू -1 होता है तो ये होता है निगेटिव पैरिटी। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि अगर आपका ψr = साई ऑफ -r हो गया तो पॉजिटिव पैरिटी, और अगर ψr = -of साइन -r हो गया तो नेगेटिव पैरिटी हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आइसोस्पिन की। तो आइसोस्पिन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, एक्चुअली बात यह है कि हमें आइसोस्पिन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जिनका मास अप्रॉक्स सेम था, यानी एक ए पार्टिकल और बी पार्टिकल, इन दोनों का मास सेम आ रहा था। तो जब मास सेम आ रहा था तो हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने आइसोस्पिन का यूज़ किया। आइसोस्पिन को आप जनरल स्पिन से भी रिलेट कर सकते हो। ओके, जैसे हमने 2s + 1 = मल्टीप्लिसिटी बताया था, आप यहाँ पे 2i + 1 = मल्टीप्लिसिटी कर दीजिए, और ये i आपका आइसोस्पिन होगा, ठीक है। आइसोस्पिन आप आराम से निकाल सकते हैं। और इसका जो क्वांटम स्टेट होता है आइसोस्पिन का, वो होता है I, I3। ओके, I3 इज द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ आइसोस्पिन से क्या मतलब हुआ, जैसे आप लोग याद करिए, हम ऐसे लिखते हैं क्वांटम में L, Ml। अगर हमारे पास L1 है तो Ml क्या होगा, 1 0 -1। अगर L2 है तो Ml क्या होगा, 2 1 0 -1 -2।
उसी तरह से अगर आइसो स्पिन हमारे पास 0 है तो I3 भी 0 होगा। अगर आइसो स्पिन 1 है तो I3 होगा 1 0 -1। आइसो स्पिन 2 है तो I3 होगा 2 1 0 -1 -2। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दैट इज चार्ज इज इक्वल्स टू I3 प्लस B/2। B इज द बेरियन नंबर, B इज द बेरियन नंबर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं चार्ज इज इक्वल्स टू I3 प्लस B/2। अब अगर कोई बेरियन है आपके पास और उसका चार्ज आपको पता है तो आप आइसो स्पिन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है +1, हमने चार्ज यहाँ +1 पुट किया। आइसो स्पिन हमें नहीं पता I3। ये प्रोटॉन बेरियन है तो बेरियन नंबर हमने हाफ डाल दिया। ओके, तो I3 हमारे पास क्या आ गया, हाफ। तो आइसो स्पिन क्या हो गया हमारा, हाफ। अब मान लीजिए हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, 0। तो हमने लिख दिया 0 इज इक्वल्स टू I3 प्लस हाफ। तो I3 क्या आ गया आपका, -हाफ। ओके, तो इस तरह से आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने भी पार्टिकल्स आप उनका निकाल सकते हैं। और अगर मेसोन रहा पार्टिकल तो बेरियन नंबर 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। एंटी पार्टिकल रहा बेरियन का, यानी कि एंटी बेरियन रहा तो बेरियन नंबर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आइसो स्पिन का काम था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आइसो स्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस उन पार्टिकल्स के कारण आया जो प्रॉब्लम दे रहे थे। वो प्रॉब्लम क्या दे रहे थे कि कुछ पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से और डीके कर रहे थे वीक इंटरेक्शन से। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगा, क्योंकि जो पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होगा वो पॉसिबिलिटी उसका यही होता है कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से डीके भी होगा। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा हो रहा था, स्ट्रॉन्ग से प्रोड्यूस होके वीक में डीके हो रहा था। तो इसलिए हमने एक स्ट्रेंजनेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और हमने एक स्ट्रेंज नंबर दिया। ओके, आपको स्ट्रेंज क्वार्क का नंबर, ये स्ट्रेंज नंबर के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो मेरा जो वो पार्टिकल फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है आप उसमें देख लीजिएगा, काफ़ी आसानी से मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा स्ट्रेंजनेस नंबर है। ये स्ट्रेंजनेस नंबर बेसिकली बेरियन नंबर के साथ मिल गया और हमने एक नया नंबर इन्वेंट किया, B+S इज इक्वल्स टू हाइपर चार्ज Y इज इक्वल्स टू 2Q डैश। ठीक है, व्हाट इज Q डैश? Q डैश इज एक्चुअली द एवरेज चार्ज, एवरेज चार्ज। ओके, दिस इज एक्चुअली द एवरेज चार्ज। तो एवरेज चार्ज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है हमारे पास, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मल्टीप्लिसिटी क्या है, मल्टीप्लिसिटी 2 है, यानी दो तरह के ये न्यूक्लियन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन है जो कि दो है। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज चार्ज क्या होगा, 1 + 0/2 हाफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करिए B+S इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू 2 × हाफ, ये 1 हो गया। तो इनके लिए हाइपर चार्ज क्या हो गया, 1, और B+S इज इक्वल्स टू 1 है। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनमें स्ट्रेंज क्वार्क नहीं होता है। प्रोटॉन बने होते हैं अप डाउन क्वार्क से और न्यूट्रॉन बने होते हैं अप डाउन क्वार्क से। तो इसमें स्ट्रेंज क्वार्क होता नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे स्ट्रेंजनेस क्या हो गया, 0। तो बेरियन नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, तो इस तरह से आप इसमें मतलब छोटा मोटा प्रूफ कर सकते हो स्ट्रेंजनेस को यूज़ करके। तो हमारे पास एक फाइनल फार्मूला आता है जिसे हम कहते हैं गेलमैन निशिजिमा रूल। गेलमैन निशिजिमा रूल आता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गेलमैन निशिजिमा स्कीम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें फाइनली क्या होता है कि जो आपका एक फार्मूला था Q इज इक्वल्स टू I3 प्लस B/2, वो चेंज होके बन जाता है Q इज इक्वल्स टू I3 प्लस B+S/2। ठीक है, यहाँ पे B आपका बेरियन नंबर है, S आपका
स्ट्रेंजनेस नंबर है, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेंज नंबर है, स्ट्रेंज क्वार्क का नंबर है। लेकिन ये जो फार्मूला ये और एक्सपैंड होता है, और ये एक्सपैंड होके बन जाएगा Q इज इक्वल टू I3 प्लस बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंज नंबर प्लस टॉप नंबर प्लस बॉटम नंबर प्लस टॉप बॉटम चार्म नंबर प्लस चार्म नंबर। और कोई नंबर बच रहा है क्या? बस इतना ही काफ़ी है। ओके, अप डाउन का हम नंबर लेते नहीं हैं, एक्चुअली अप डाउन के लिए हम नंबर नहीं लेते हैं। तो ये हो गया आपका डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये CSIR में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, ये गेलमैन-निशिजिमा रूल है एक्चुअली, ये फॉर्मूला है, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आपके पास दो इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक है चार्ज कंजुगेशन, एक टर्म है चार्ज कंजुगेशन। चार्ज कंजुगेशन में क्या होता है, जो आपका गिवन चार्ज होता है आप उसको बस माइनस लगा देते हो, आई मीन निगेटिव चार्ज कर देते हो। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, हमने इसके ऊपर चार्ज कंजुगेशन लगा दिया तो ये एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन बना देगा। चार्ज कंजुगेशन बेसिकली पार्टिकल को एंटी पार्टिकल में और एंटी पार्टिकल को पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, बस। फिर एक है आपका टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल कुछ नहीं है, बस जो आपका पॉजिटिव टाइम चल रहा था उसको ये नेगेटिव टाइम कर देता है। ओके, तो ये दो टर्म जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।